फिर आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों ने महसूस किया हुआ कि मैं बहुत दिन से अनुपस्थित थी, तो कुछ काम थे जो पठन पाठन से ही संबंधित थे, उसमें मैं बहुत व्यस्त थी और इस कारण बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने फिर से हाजिर हुई हूँ कुछ नया बताने के लिए। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही रोचक टॉपिक से मुलाकात करवाने जा रही हूँ, जो है भारत में यूरोपियों का आगमन। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे यूरोपीय आए, यूरोपियों का आगमन हुआ। सबसे पहले अगर बात होगी तो हम बोलेंगे अंग्रेज आए, लेकिन अंग्रेज के अलावे भी जो महत्वपूर्ण यूरोपीय देशों ने भारत की ओर अपना रुख किया और यहाँ ना उसने अपना सिर्फ व्यापारिक स्वार्थ देखा, बल्कि धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में भी प्रवेश करना शुरू किया। और इस तरह से इन यूरोपियों या इन यूरोपीय देशों का भारत में आना बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो अक्सर सवाल आता है कि भारत में कौन कौन से यूरोपीय देश आए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, ब्रिटिश इंग्लैंड से आए, फ्रांस से आए, डच से आए, हॉलैंड से डच आए, पुर्तगाली आए। लेकिन सबसे पहले भारत में आने वाला यूरोपीय कौन था या यूरोपीय देश कौन था, तो हमें यह याद रखना है कि भारत में पहले आने वाला यूरोपीय देश पुर्तगाल था। अगर हम प्राचीन भारत पर हम को याद करें तो हमारे देश में व्यापार प्राचीन काल से ही होता आया है। किसके साथ? विदेशियों के साथ। ये यूरोपियन हो या अफ्रीकी देश हो, इन देशों से हमारा व्यापार होता आया था। लेकिन जब हम देखते हैं कि अरबों का साम्राज्य स्थापित हो गया, ऑटोमन साम्राज्य स्थापित हो गया, जिस ऑटोमन साम्राज्य में मध्य एशिया से लेकर के हम कहेंगे पूर्वी एशिया के भी कुछ भाग, अफ्रीका के भाग, यूरोप के दक्षिण के भाग, इतने सारे क्षेत्रों को लेकर एक बड़ा साम्राज्य जो बना था, ऑटोमन साम्राज्य। उस साम्राज्य के बनने के बाद हम देखते हैं कि ये जो व्यापारिक गतिविधि थी एक देश दूसरे देश के बीच जो होती थी, वह समाप्त हो गई थी। और हम क्या देखते हैं कि अब इन अरबों ने इन व्यापारियों को रोक दिया था। इसलिए हम यह नहीं कहेंगे कि पहली बार कोई यूरोपीय भारत आया, नहीं। हमारे यहाँ वर्षों पहले से भारत का व्यापारिक संबंध विभिन्न देशों से था, लेकिन ऑटोमन एम्पायर के बाद हम देखते हैं कि यह व्यापारिक जो कार्यक्रम था वह कम हो गया था, समाप्त हो गया था। अब इसके लिए नए नए रास्तों की खोज होने लगी थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि पुनर्जागरण भी यूरोप में हो गया था। इसी बीच हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया का पतन भी हो गया था। और इन सारे कारणों का यह प्रभाव पड़ा या यह परिणाम निकला कि हर क्षेत्र में नए नए सुधार होने लगे, नए नए काम होने लगे। जैसे कि समुद्री रास्तों के द्वारा जो है नए देशों को खोजना, कुतुबनुमा का आविष्कार हो गया था, यानी दिशा सूचक यंत्र जिसको कहते हैं, उसके हो जाने से इन नाविकों को बहुत आसानी होती थी नई जगह को ढूंढने में। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि बहुत सारे यूरोपीय देशों ने नाविकों को बहुत प्रश्रय दिया कि तुम नए देश को ढूंढो, तुम नए जगह को ढूंढो,
तुम नए भूमि खंड को ढूंढो, तुम्हें इसके लिए इनाम दिया जाएगा। तुम्हें उसे बहुत प्रोत्साहित किया जाता था। फलस्वरूप हम देखते हैं स्पेन हो या इंग्लैंड हो या पुर्तगाल हो, सभी देशों ने अपने अपने नाविकों को लगा दिया नए देशों की खोज में। और जैसा कि हम जानते हैं कि वास्को डी गामा ने जो भारत ढूंढने निकला था, वह पहुंच गया अमेरिका और एक नए देश की खोज कर दी। उससे पहले अमेरिका को कोई नहीं जानता था। 1492 की ये घटना है। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि बहुत सारे नाविकों ने इस क्षेत्र में काम किया। इसी में हम देखते हैं कि केप ऑफ गुड होप, यानी अफ्रीका का जो दक्षिण छोर है, वहां की भी खोज हो गई। और वहां के बाद ये नाविक आसानी से भारत के दक्षिणी छोर पर पहुंच गए। यानी केप ऑफ गुड होप, उसको उत्तम आशा द्वीप कहते हैं। उत्तम आशा द्वीप को केप ऑफ गुड होप कहते हैं। और ये रास्ता बना और इसके द्वारा हम क्या देखते हैं कि 1498 में कालीकट पर के समुद्र के किनारे वास्को डी गामा आया। 20 मई 1498 में 20 मई 20 मई 1998 में कालीकट में वास्को डी गामा उतरा। और जब वास्को डी गामा यहाँ उतरा, यहाँ का राजा था जमोरिन। जमोरिन ने इसका स्वागत किया, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे अरब व्यापारी जो वहां थे, उसे लगने लगा कि ये कौन आ गया, इसके आने से हमारे स्वार्थ में खलल पड़ेगी, हमें बाधा, हमारे क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होगा। और इस कारण अरबों ने वास्को डी गामा का विरोध किया। वास्को डी गामा चला गया, उसके बाद क्रोवेल आया। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जमोरिन द्वारा इन पुर्तगालियों को एक प्रकार का संरक्षण दिया गया। क्यों? क्योंकि जमोरिन ने इसका विरोध किया था तो उसे बहुत भारी पड़ा था। पुर्तगाली के सामने जमोरिन नहीं टिक पाया था, उसे हार गया था। और इसके बाद उसने एक प्रकार से पुर्तगालियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस तरह से हम देखते हैं कि अब पुर्तगाली भारत में आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले भारत आने वाला यूरोपीय देश पुर्तगाल था, या पुर्तगाल से जो व्यक्ति आया था वास्को डी गामा, वह पुर्तगाल के शासक का प्रतिनिधि था, ऐसा कह सकते हैं। धीरे धीरे क्योंकि हम देखते हैं कि उस समय दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत स्ट्रांग नहीं थी। छोटे छोटे राज्य थे और उन पर अपना अधिकार करना या उन पर अपना कब्जा कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में पुर्तगाली मजबूत हो गए और उन्होंने यहाँ पर अपना प्रभाव कायम करना शुरू कर दिया। तो जैसा कि हमने बताया 1498 में वास्को डी गामा आया, 2 साल के बाद 1500 हो जाता है। अब हम क्या देखते हैं कि 1504 ईस्वी में कौन आया? अल्मीडा जो पुर्तगाली गवर्नर था। कहा जाए तो सबसे पहला गवर्नर ये था और ये महत्वाकांक्षी भी था। इसे भी लगा कि मैं यहाँ पे कुछ करूं, लेकिन 1504 से लेकर 1509 ईस्वी तक यह रहा अल्मीडा। लेकिन इसके काल में बहुत अधिक पुर्तगाल का प्रभाव या पुर्तगालियों का प्रभाव तो नहीं बढ़ा, लेकिन हाँ हम यह कह सकते हैं कि एक प्रकार का ग्राउंड इसने तैयार कर दिया। अब इसके बाद अल्मीडा के बाद 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क आया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था पुर्तगाली शासन के अंतर्गत, और अगर कहा जाए तो सचमुच में इसने
बहुत ज्यादा प्रभाव भारत पर बना लिया। बीजापुर के नवाब पर आक्रमण कर लिया, उससे गोवा ले लिया और अपनी राजधानी कहाँ बनाई? गोवा में। गोवा के अलावे हम देखते हैं जो कालीकट में वो उतरा, कालीकट, कल्लानौर, ये सारा क्षेत्र को उसने अपने अंतर्गत कर लिया। इसके बाद हम क्या देखते हैं? कारामंडल द्वीप, जिसे तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र हम कह सकते हैं, उसमें भी उसने अपना प्रभाव बढ़ा लिया या उसे अपने अंदर कर लिया। अल्मीड़ा का क्या कहना था? एक बहुत महत्वपूर्ण उसका ये था कि ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि समुद्र पर कब्जा कर लो। अगर समुद्र पर तुम मजबूत रहे तब तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता है, तुम एक मजबूत देश बन के रहोगे, हर मामले में तुम मजबूत रहोगे। और इस बात को अल्बुकर्क ने समझा और उसने क्या किया कि जितने भी तटीय क्षेत्र थे, तटीय क्षेत्र के का जो भी महत्वपूर्ण बंदरगाह था या महत्वपूर्ण क्षेत्र था, उन सभी पर कब्जा कर लिया। किसने? अल्बुकर्क ने। हम देखते हैं कि इसने अपना प्रभाव इतना बढ़ा लिया कि वो दक्षिण में आया था, वो भारत के दक्षिण में आया था, लेकिन दक्षिण से आते आते वो पश्चिम क्षेत्र में भी अपना प्रभाव, ये कोरोमंडल द्वीप में भी अपना प्रभाव डाल दिया। ये पश्चिम में जाकर के ये हुगली पर अपना अधिकार कर लिया, चटगांव पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इधर हम देखते हैं गोवा है, गोवा पर अधिकार कर लिया। कहने का अर्थ है कि पुर्तगालियों ने अपने स्तर से बहुत अच्छा काम किया अपने आप को मजबूत बनाने का। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले ये जो पुर्तगाली आए या ये जो यूरोपीय आए, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। खासकर हम देखते हैं गर्म मसालों का व्यापार। यहाँ बहुत उच्च कोटि के गोल मिर्च होते थे, दालचीनी होता था और बहुत सारे मसाले होते थे दक्षिण भारत में, और इसे ये खरीद लेते थे और इसे खरीद करके पूरे देश में बेचते थे। स्वाभाविक है वो उसका फायदे का सौदा होगा और इस काम के लिए वह शुरुआत में यहाँ आए थे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे उनकी राजनीतिक लालसा बढ़ने लगी। उन्हें लगा कि क्यों ना हम यहाँ पर अपना अधिकार कर लें, और इसको देखते हुए उसने वहाँ किलेबंदी भी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि कोई राजा हम पर आंख ना दिखाए, कोई हम पर आक्रमण ना करे। वो किले के अंदर अपनी पूरी व्यवस्था रखते थे, पूरा जो भी अस्त्र शस्त्र हो या खाने पीने का सामान हो या जो भी अपने को मजबूत करने के लिए जो भी व्यवस्था होती थी, वो सब किले में रखते थे। क्योंकि पता नहीं कब जमूदीन उस पर हमला कर दे, कब अरब व्यापारी उस पर हमला कर दे। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या देखते हैं कि उन्होंने इन क्षेत्रों में अपना किला बनाना शुरू कर दिया, और इस तरह से इसका उद्देश्य बदल गया। जो व्यापार करने के लिए आया था वह यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगा, और यह सफल होता चला गया। इसके सफलता के क्या कारण थे? कहा जाता है कि पुर्तगाली आए भारत में और उन्हें सफलता मिल गई। इसके क्या कारण थे? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वहां की राजनीतिक दुर्बलता। दक्षिण भारत में उस समय मुगल शासन का कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं था। साथ ही साथ वहां पर जो कोई राजा था वो बहुत मजबूत नहीं था। दक्षिण भारत में ही बहुत सारे राज्य, छोटे छोटे राज्य थे, जिसके कारण वो मिलते नहीं थे, आपस में वो युद्ध भी करते थे, और इसके कारण वह विदेशी जो आए हुए थे उनसे वह लड़ भी नहीं सकते थे। तो यह बहुत बड़ा कारण बना। दूसरी बात यह है कि ये यूरोपीय आए, ये जो पुर्तगाली आए, इनका एक मुख्य उद्देश्य क्या था? अपनी सभ्यता का प्रचार करना। उन्हें लगता था कि हमारा जो सभ्यता है बहुत उच्च कोटि का है। उन्हें लगता था हमारा धर्म जो है बहुत उच्च कोटि का, इस धर्म को फैलाना है। धर्म के प्रति वो बहुत ही कट्टर थे। साथ ही साथ अपनी सभ्यता, संस्कृति उन्हें लगती थी कि हम बहुत ही सुपर हैं। तो ये सब कारण बना। इसके लिए उन्होंने एक एक कदम उठाए और वो सफल रहा, और साथ ही साथ पुर्तगाली यहाँ सफल हुए। हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में इसने प्रवेश किया। जमहूरियत के साथ पहले तो युद्ध हुआ अरब के द्वारा,
लेकिन बाद में जमुद्दीन से ये मिल गए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो अरब व्यापारी थे या जो मुसलमान व्यापारी थे, इनके प्रति जो है जमुद्दीन का जो अगर किसी भी तरह का द्वेष था या कलह था, उसका उसने फायदा उठाया और यह जमुद्दीन के साथ हो गए और अरब व्यापारियों के खिलाफ हो गए, या हम कहें कि वो मुसलमान व्यापारी थे उनके खिलाफ हो गए। तो इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे करके भारत की राजनीति में कदम रखा। पुर्तगालियों की नीति, उसने एक नीति बनाई कि भारतीय महिलाओं से विवाह करके अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग किया जाए। यह भी उसकी एक बहुत बड़ी नीति थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो गवर्नर आए या अल्मीडा आए, जिनका कहना था पूरे पानी पे, समुद्र पे हमारा कब्जा होना चाहिए, या कब्जा होने से ही हम सबसे ऊपर हो सकते हैं। उनकी अपनी सोच थी और बहुत अधिक वो तर्कसंगत भी था। साथ ही साथ हम देखते हैं अल्बुकर्क आया, उसने जो कूटनीति अपनाई कि साउथ से वो गोवा चला गया, हम देख रहे हैं कि वो पश्चिम की तरफ चला गया, हम देख रहे हैं कि वो पूरब की तरफ हुगली में चला गया, वो कोरोमंडल क्षेत्र में चला गया। इस तरह हम देखते हैं कि अल्बुकर्क ने अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार बहुत जोर शोर से किया। और जब गवर्नर इतना कॉन्फिडेंस से, इतना उसमें विल पावर हो, तब फिर क्या बात है, दूसरे देश में भी जाकर के वो ये काम कर सकता, और यह काम हुआ। अब हम देखते हैं कि नौसेना भी इसकी अच्छी थी। पुर्तगाल से जो नाविक नए नए जगहों को ढूंढने के लिए चले थे, जिन्हें वहां के राजा का वरदहस्त प्राप्त था, वो उनकी नौसैनिक स्थिति तो स्वाभाविक है कि बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ तोपखाना उनके पास था, और जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने बहुत सारे किलों का निर्माण कर लिया था इसके लिए, यह भी उसके लिए बहुत फायदेमंद था। तो इस तरह से भारत में पुर्तगाली सफल होते चले गए। अब हम बात करेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया कि गोवा, दमन, दीव, साल्सेट, बसीन, बम्बई, हुगली, सोमथोम, ये सारे क्षेत्र में उसने अपना प्रभाव जमा लिया। लेकिन हम क्या देखते हैं कि 1600 आते आते पुर्तगालियों की स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसने अब पुर्तगालियों को उतना मजबूत नहीं रखा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो बाद के गवर्नर आए वो बहुत स्ट्रांग नहीं थे, उन्होंने बहुत सही तरीके से प्रशासन को नहीं संभाला। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि जो सरकारी उनका जो शासन था वहाँ बहुत अधिक भ्रष्टाचार था, बहुत अधिक रिश्वतखोरी थी, बहुत अधिक अव्यवस्था थी, जिसके कारण वहाँ की जनता भी जो है इससे परेशान थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि स्पेन जो है वह स्पेन में जो है पुर्तगाल मिल गया। स्पेन 1580 में हम देखते हैं कि पुर्तगाल स्पेन में मिल गया, और इससे पुर्तगाल की अपनी स्वतंत्रता रही ही नहीं, तो वो अपने से क्या कुछ करता, वो कुछ नहीं कर सकता था, वो स्पेन के अधीन हो गया। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, अब मुगल अब दक्षिण की तरफ आ गए थे अपने अभियान को बढ़ाते हुए, और यहाँ पर उसने अपना अधिकार जमाना शुरू किया। साथ ही साथ पुर्तगालियों से उसने लड़ाई की और साथ ही साथ उसने हुगली का क्षेत्र उससे छीन लिया। यह बहुत बड़ा झटका था कि हुगली का क्षेत्र पुर्तगालियों के हाथ से चले आना। इसके बाद हम देखते हैं कि मराठे भी बहुत मजबूत हो गए थे। मराठों का महाराष्ट्र क्षेत्र में जो हम देखते हैं कि मराठा जो मजबूत हो गए थे, उनका भी सामना पुर्तगालियों से हुआ और पुर्तगाली हार गए। पुर्तगाली के हारने के बाद से साल्सेट और बसीन का क्षेत्र जो उससे ले लिया गया। अब जो है ये कब लिया गया, 1639 ईस्वी में। हुगली जो है 1629 में छिन गया। अब बंबई उसके हाथ में था। बंबई भी पुर्तगालियों को दहेज के रूप में देना पड़ा, उसकी अलग कहानी है, वो किसी कभी बाद में बताऊंगी। तो 1661 में बंबई भी उसके हाथ से चला गया। जब इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र उसके हाथ से चले गए तो स्वाभाविक सी बात है कि पुर्तगाल कमजोर हो गया। और भी बहुत सारे कारण थे, जैसा कि मैंने बताया, धार्मिक कट्टरता। कहा जाता है कि गोवा में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया,
जबरदस्ती लोगों को ईसाई बनाने का काम किया गया। तो ये सारा काम उनके विरुद्ध गया, पब्लिक भी उन्हें नहीं चाहने लगी, साथ ही साथ उस क्षेत्र के जो शासक थे वो भी इसका विरोध करने लगे और यह एक बहुत बड़ा कानून बना। जैसा कि हमने बताया कि पुर्तगालियों की नीति थी कि यहाँ की महिलाओं के साथ विवाह संबंध स्थापित करना, यहाँ पे अपना स्थायी निवास बनाना, तो इसमें भी अंत में अनेक खामियां दिखने लगी, बहुत सारे दोष दिखने लगे और वह भी इनकी असफलता का एक कारण बना। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये आए थे यहाँ व्यापार करने, लेकिन राजनीति करने लगे। राजनीति करने के क्रम में इन्हें युद्ध भी करना पड़ा और युद्ध करना कोई ऐसा वैसा काम नहीं, इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, आर्थिक क्षति होती है और इसके कारण आर्थिक क्षति होने से यह कमजोर होने लगे, आर्थिक रूप से कमजोर होने लगे। तो वो कहाँ से अपने भारत में आकर के अपने पुर्तगाल को जो है संभाल पाते। साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारत और पुर्तगाल के बीच बहुत दूरी थी, वह भी इसे पीछे हटने के लिए बाध्य किया। साथ ही साथ हम देखते हैं अब बहुत सारे यूरोपीय देश, डच हो, अंग्रेज हो, फ्रांसीसी हो, ये सारे लोगों का आगमन भारत में होने लगा था और इन सब से निपटना पुर्तगालियों ने अपने आप को सरेंडर बोल दिया। और इसी बीच ब्राजील का भी उन्हें पता चल गया था और जब ब्राजील का पता चल गया तो ये पुर्तगालियों ने सोचा चलो ब्राजील की तरफ अपना सामियाना लगाया जाए, इधर छोड़ दिया जाए। तो इस तरह से पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और इसके बाद पुर्तगालियों का प्रभाव खत्म होने के बाद हम कह सकते हैं कि डच का प्रभाव, जो हॉलैंड के थे, उनका प्रभाव यहाँ बढ़ा। तो इस तरह से आज मैं यह चैप्टर यहाँ समाप्त करती हूँ, लेकिन इसमें हमेशा याद रखें कि सबसे पहले भारत आने वाला यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली था। वास्को डी गामा कब भारत आया? 1498 ईस्वी में, 20 मई 1498 ईस्वी में आया। केप ऑफ गुड होप होते हुए आया। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? वो अल्मीडा की थी। अल्मीडा और अल्बुकर्क जो है वो पुर्तगाली राज के बहुत ही भरोसेमंद और बहुत ही कुशल गवर्नर थे। तो इस तरह से आज का ये चैप्टर मैं समाप्त करती हूँ। इसे ध्यान देके सुने, बहुत फायदे का चैप्टर। धन्यवाद।